हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे, ये वीडियो बीकॉम पार्ट थर्ड से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग से होगा। दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग अदर भी एग्जामिनेशन में अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए फिर भी हेल्पफुल है, लेकिन ये स्पेशली जो बनाया गया है ये बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए बनाया गया है। उसी के कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग कॉस्ट कंट्रोल के बहुत सारे तरीके पढ़े थे, लेकिन दो और तरीका है जो आपको जानना चाहिए और निश्चित रूप से इससे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, अगर सिलेबस में है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग रेस्ट जो दो कॉस्ट कंट्रोल का जो प्रक्रिया है उससे हम लोग समझेंगे। कॉस्ट कंट्रोल करने का दो और क्या प्रक्रिया है उसे हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग परचेजिंग से रिलेटेड फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, तो ये आपको दो पॉइंट दिख रहा है यहाँ 4 एंड 5। हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसका और जो भी 3 पॉइंट्स है उसे देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लास आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीकॉम पार्ट थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना है, आप उसमें इसके प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, तभी ये समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ रिकॉल कर दूं। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि कम लागत पे अधिक से अधिक बेनिफिट हम लोग अर्न कर सके। तो इसमें हम लोग 3 टेक्निक पढ़ चुके हैं। 2 टेक्निक आज हम लोग पढ़ के इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। फिर आगे हम लोग मटेरियल परचेज से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक। ये परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक क्या है इसे समझ लेते हैं। निरंतर आगमन तकनीक। जनरली होता क्या है कि जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसमें मटेरियल आते हैं, हमेशा आते हैं। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि जब मटेरियल आता है तब लिख लिया जाता है, फिर जब जाता है तब क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो जनरली ये स्टॉक लेजर में किया जाता है, स्टॉक कीपर के द्वारा किया जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अगर एक 22 को अगर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हम यूनिट कर देते हैं और इधर कैमुलेटिव यूनिट या हम लोग कर देते हैं कैमुलेटिव यूनिट, आप इसको कर दीजिए या टोटल यूनिट कर दीजिए। तो इसको देख लीजिए, अगर एक 22 को 10 यूनिट किसी फर्म के द्वारा कोई भी मटेरियल इन करता है स्टॉक में तो इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ टोटल में भी क्या किया जाता है, 10 किया जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, 2-1 को, है ना, इसमें फिर 10 लाया जाता है। तो यहाँ तुरंत 10 एंट्री करके, और यहाँ कैमुलेटिव क्या होता है, ये टोटल क्या हो गया, 20 हो गया। इसमें इसको क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि अगर हम जानना चाहें कि हमारे स्टोर में ये मटेरियल कितना है तो हमको फिजिकल काउंट नहीं करना पड़ेगा। ये होता है परपेचुअल इन्वेंट्री में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम तुरंत उसका अकाउंट देखेंगे या जो हमारे स्टोर का अकाउंट है उसे देखेंगे और तुरंत हम उसका यूनिट पता कर लेंगे। फिर देख लीजिए, अगर हम इसमें से कुछ खर्च कर दिए, जो हम यूनिट कोई भी प्रोडक्ट इन किए स्टोर में, फिर उसको आउट करते हैं, तो इसको फिर क्या किया जाता है, तुरंत यहाँ एंट्री कर दिया जाता है। जैसे 5 अगर हम आउट करते हैं, 5 क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मेट हम लोग डिजाइन करेंगे जब क्वेश्चन देखेंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए ये दिखा रहे हैं कि आप ये इसका कॉन्सेप्ट समझ पाए, ठीक है। तो 5 अगर हम आउट कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर हमारा
टोटल यूनिट कितना हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, 5 माइनस कर दीजिए। अब देख लीजिए इस तरह से ये प्रक्रिया जो है परपेचुअल निरंतर जो है चलते रहता है, इसमें कभी ब्रेक नहीं किया जाता है। इससे होता क्या है कि हमें जो है किसी भी प्रोडक्ट के स्टॉक का, किसी भी प्रोडक्ट के जो उसका क्वांटिटी है, इसका आसानी से हमको पता चलते रहता है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं आप, इन हो रहा है तो ये क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, आउट हुआ तो माइनस हुआ। अब इसको अगर हमको जानना है कि इसका स्टॉक लेवल क्या है, तो हम आसानी से लास्ट वाला देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो ये है, और इसमें क्या होता है कि आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसको भी हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी ये प्रोडक्ट है, जो भी यूनिट है, इसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आए, या इसमें चोरी की भी संभावना होती है या डैमेज होने की संभावना होती है, तो वो सब यहाँ जो है इसके अकाउंट में तुरंत एंट्री होते चला जाता है। मतलब इसका हर चीज जो है वो क्लियर रहता है, आंखों से ओझल नहीं रहता है, न इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने की प्रॉब्लम होती है, झंझट होती है। तो ये सब चीज से बचने के लिए किसी भी फर्म के द्वारा, है ना, ये निरंतर आगमन तकनीक अपनाया जाता है, इससे तुरंत पता चलता है। तो ये आप समझ गए। आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये जो कोई भी मटेरियल है ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि तुरंत जो है अगर इसका यूनिट कम जाए या इसे प्रोडक्शन हाउस प्रभावित हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना लॉस होगा। तो इसलिए इस तकनीक का उपयोग करके हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो देख लीजिए, वेद एनालिसिस, वेद विश्लेषण, इसको समझते हैं। इसको ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी भी फर्म के लिए। अगर इसे अपनाया जाए तो प्रोडक्शन ब्रेक नहीं हो सकता है। तो ये भी एक तकनीक है कि हम एनालिसिस करके, है ना, इसके आधार पे हम अपने फर्म का स्टॉक जो है, मटेरियल का स्टॉक जो है उसको बनाए रखेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो। तो इसको समझ लीजिए, इस एनालिसिस में जितने भी मटेरियल होते हैं उसको 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं VED, ये जो है ये इसका यहाँ हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले V से होता है वाइटल, मतलब अत्यावश्यक, जो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कैसे मटेरियल को रखा जाता है, कैसे सामग्री को रखा जाता है, तो ये समझ लीजिए। इसमें ऐसे सामग्री को रखा जाता है जिसका एक क्षण के लिए भी अनुपलब्धता हमारे प्रोडक्शन हाउस को बहुत लंबे समय तक बंद कर सकता है। मतलब कि ये काफी इम्पोर्टेंट है, अत्यावश्यक है, और इसका जो स्टॉक है वो हमेशा होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। मतलब इसका उपलब्धता जो है वो एनी टाइम प्रोडक्शन हाउस में या स्टॉक में रहना चाहिए। ऐसे सामग्री को इसमें रखा जाता है, वाइटल ग्रुप में रखा जाता है, समझ गए। तो इसमें चिन्हित कर लिया जाता है कि कौन सा जो है हमारा मटेरियल वाइटल होगा और कौन सा वाइटल नहीं होगा। जो अत्यावश्यक सामग्री है उसका उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित करके रखा जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन बंद होता है तो आप सोच सकते हैं कितना हानि है। तो ये आप समझ गए। इसमें ऐसे सामग्री को रखा जाता है जिसका होना ही होना चाहिए, जिसका अनुपलब्धता जो है फर्म को काफी हानि में ले जाएगा, इसलिए इसका स्टॉक हमेशा जो है वो बनाकर रखा जाता है। इसे देख लीजिए, ये जो है एसेंशियल मटेरियल है, आवश्यक है। इसमें ऐसे मटेरियल को रखा जाता है जिसका जो है ना अनुपलब्धता घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन मुश्किल से हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो। इससे ज्यादा जैसे ही होगा फिर प्रोडक्शन हाउस को हानि होगा, समझ गए। तो ऐसे सामग्री का जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करके रखना चाहिए
ताकि उसका अगर स्टॉक कम है तो उसको तुरंत क्या किया जा सके, लाया जा सके, उसका पूर्ति किया जा सके। ये ज्यादा दिन तक अनुपलब्ध रहेगा तो फिर फर्म को क्या होगा, हानि होगा। तो मुश्किल से कुछ घंटों के लिए या 1 से 2 दिन के लिए अगर ये अनुपलब्ध रहता है तो काम चल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन हाउस को हानि होगा। तो ऐसे सामग्री के उपलब्धता का जो स्रोत है वो पूर्व निर्धारित रहता है कि अगर ये कमता है तो हमको कहाँ से लाना है। उसके बाद होता है डिजायरेबल, वांछनीय। इसको समझते हैं। इस श्रेणी में वैसे सामग्री को रखा जाता है जो अगर 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह नहीं रहे तो काम चल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर स्टॉक इसका कमता है तो प्रोडक्शन हाउस को क्या होगा, घाटा होगा, लॉस होगा। तो ये 1 सप्ताह तक अगर ये अनुपलब्ध रहे तो फर्म को कोई फर्क नहीं पड़े, वैसे सामग्री को इस श्रेणी में रखा जाता है। और इसके इसका जो स्रोत है प्राप्त करने का वो भी पूर्व से निर्धारित रहता है और समय के अंदर इसे पूरा किया जाता है। तो इस तरह से वेट एनालिसिस में जो भी सामग्री है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। इस आधार पे है ना, जो वाइटल है, एसेंशियल है, डिजायरेबल है, इस आधार पे बांट दिया जाता है ताकि किसका स्टॉक पहले पूरा करना है, किसे प्राथमिकता देना है, ये प्रोडक्शन हाउस का जो ऑनर है या जो स्टॉक देखने वाले मैनेजर है उनको आसानी हो सके। ठीक है, अब आप समझ गए कि प्राथमिकता में कौन रहेगा, जो वाइटल है, अत्यावश्यक है, उसके बाद आवश्यक सामग्री, उसके बाद जो वांछनीय है। तो इस तरह से इसका एनालिसिस, ये एनालिसिस तकनीक तब प्रयोग किया जाता है जब इस तरह के सामग्री स्टॉक में रखा जाता हो, इस तरह के सामग्री प्रोडक्शन हाउस के पास रहता हो। तो इससे क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा कि इसमें प्राथमिकता तय हो जाएगा कि किस सामग्री को किस तरह से स्टॉक मैनेज करना है ताकि प्रोडक्शन हाउस प्रभावित नहीं हो, फर्म को हानि नहीं हो। तो ये 2 टॉपिक हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का देखें जिससे हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस को जो है अच्छे से संचालित कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के साथ जो कॉस्ट कंट्रोल है हमारा ये खत्म होता है। अब अगले क्लास में हम लोग मटेरियल परचेज को स्टार्ट करेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग खत्म करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।